जय हिंद दोस्तों, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप सभी को पता है, 3 मार्च को झारखंड का बजट प्रस्तुत किया गया। झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। यही वो वित्त मंत्री जिन्होंने झारखंड में सबसे ज़्यादा बार भी बजट प्रस्तुत किया है। इसका नाम आप सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर रामेश्वर ओरांव। डॉक्टर रामेश्वर ओरांव, इन्हीं ने झारखंड का बजट प्रस्तुत किया 3 मार्च को। इस बजट का एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, हमनिनकर बजट। हमनिनकर बजट, जैसे आप सभी को पता है ये खोरठा का शब्द है। इसके लिए एक बजट के पहले एक सेशन भी करवाया गया था। सबसे एक अलग अलग तरह का ये सजेशन ही मांगा गया था, उसी को लेकर के इसका नाम रखा गया हमनिनकर बजट। इस झारखंड बजट 2023-24 सेशन की जो प्रमुख बातें उस पर चर्चा करेंगे। झारखंड गवर्नमेंट ने खुद ही एक ग्लांस वाला, एक हर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक बजट का एक ग्लांस प्रस्तुत करती है, मतलब एक झलकी प्रस्तुत करती है। उसी को हम लोग थोड़ा सा सर्वे करते हैं, हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ आउटलाइन में जाते हैं झारखंड के बजट के। जो 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, सबसे बड़ा नाम जरूरी है, कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया। 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, किसके द्वारा, डॉक्टर रामेश्वर ओरांव के द्वारा। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत किया है। इसका नाम क्या है, हमनिनकर बजट। हमनिन खोरठा भाषा में है, मतलब ये तो बहुत बेसिक पता है। झारखंड का अगर वासी है तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। हमनिनकर बजट समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग इसका एक बार ग्लांस देख लेते हैं, इसका झलक देख लेते हैं। ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही ये किया गया, प्रस्तुत किया गया ये डॉक्यूमेंट है। इसी को हम लोग थोड़ा सा सर्वे कर लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। ऐसे आप इसको देखिएगा तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, लेकिन इसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। मतलब इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम लोग ऊपर में देखेंगे, सबसे पहले दिखा हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे है, जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ मतलब झारखंड, जैसे हर केंद्र सरकार को भी अपनी राजस्व प्राप्ति का अलग अलग स्रोत रहे, उसी तरह राज्य सरकार की भी रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे राजस्व प्राप्ति का अलग अलग स्रोत रहे। तो उसमें भी 2 होता है। तो मेनली 2 है। एक है टैक्स रेवेन्यू, जो हम लोग जो कर के तरफ से जो राजस्व प्राप्त करता है। जैसे राज्य सरकार भी अपनी अलग अलग तरह की कर लगाती है, जैसे शराब पर कर लगाती है। बेसिकली राज्य सरकार बहुत लिमिटेड कर लगाती है, लेकिन जो भी कर लगाती है वो उसके अंदर में आ जाता है, राजस्व कर के अंदर में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में 2 आता है, टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये 2 इसकी ये सब चीज़ आपको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद एक आता है कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स हम लोग बोलते हैं आय, रेवेन्यू आय। यहाँ आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, यहाँ पर लिखा है राजस्व आय। रेवेन्यू रिसिप्ट का हिंदी मीनिंग हो जाएगा राजस्व आय, या कैपिटल रिसिप्ट का हिंदी मीनिंग हो जाएगा पूंजीगत आय। वो ऐसी चीज़ें जो पूंजीगत, मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ों से जिसको झारखंड सरकार को आय मिलता है, वो सारी पूंजीगत आय के श्रेणी में चले जाएंगे। जो भी वैसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ा आय मिल रहा है, आय का स्रोत बहुत बड़ा है, जिसके लिए झारखंड सरकार के जो सबसे बड़ा स्रोत है आय के झारखंड सरकार के, वो किसके अंदर में आ जाएंगे, वो पूंजीगत प्राप्ति के अंदर में आ जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो बेसिकली सब नाम आपको हम लोग देखें। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में 2 आता है, टैक्स, एक नॉन टैक्स आता है। टैक्स के अंदर में जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है, नॉन टैक्स। जैसे बाहर झारखंड सरकार में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो टैक्स के रूप में नहीं कलेक्ट करती हैं, लेकिन वो टैक्स के अलावा किराया है। जैसे झारखंड सरकार में कोई दुकान किराए में दे देती है, फील्ड किराए में दे देती है, जमीन किराए में दे देती है। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो झारखंड सरकार किसी को किराए में देती है, बॉन्ड पर दे देती है, 5 साल के लिए ये पर दे देती है, एग्रीमेंट पर दे देती है, उसमें भी उसको किराया मिलता है। और ज़मीन का भी किराया, अब जैसे ज़मीन का आप रसीद कटने जाते हैं, ज़मीन का भी एक किराया होता है। एक होता है ना टैक्स और नॉन टैक्स, उसी तरह जो टैक्स के रूप में ले जाएगा वो टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा, नॉन टैक्स के रूप में लेकर जो टैक्स के अलावा जो किराया के अंदर में लिया जाएगा, वो सब कर के अलावा जो भी चीज़ें आएंगी वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। उसका कैपिटल रिसिप्ट में वैसी सारी चीज़ें आएंगे जो बहुत बड़ा है। मतलब कैपिटल मीन्स होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ए छोटा है, कैपिटल ए बड़ा है। कैपिटल मीन्स जो बड़ा है, तो वैसा आय का स्रोत जो झारखंड सरकार के लिए बड़ा हो, वो सब बड़े वाले स्रोत, आय का स्रोत, वो किसमें आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट का आ जाएगा। रिसिप्ट मीन्स एक होता है पर्ची। जैसे आप कोई भी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलता है, जैसे बोलता है ना, उसी के अंदर में आता है। ये हम लोग देख लिए। उसका तो और बहुत आपको मिलेंगे। तो टोटल आय उसी में हो जाएगा। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। दोनों को मिला करके हो जाएगा कुल आय, वही बोलते हैं। राजस्व प्राप्तियां के 2 स्रोत हैं, एक राजस्व आय और एक पूंजीगत आय को मिला करके ये
कुल आय मिल जाता है। ये सब तो ऐसे इकोनॉमिक्स का चीज़ है, लेकिन आपको बजट समझने से पहले ये सब चीज़ें थोड़ा सा बेसिक आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए। उसका झारखंड सरकार का भी अपना अलग अलग खाता है, एक रेवेन्यू अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। इस तरह का आप यहाँ भी देखिएगा, रेवेन्यू खाते, रेवेन्यू अकाउंट मिलेगा आप लोग को, एक कैपिटल अकाउंट मिलेगा। रेवेन्यू अकाउंट मीन्स होगा जो डेली की चीज़ें जिसमें वहाँ पर होंगी, जिसमें रेवेन्यू में होगा। रेवेन्यू अकाउंट में सरकार वैसे वैसे काम करते हैं जो डेली काम का रेगुलर चीज़ में जैसे होता है, वेतन का भुगतान करना रेवेन्यू अकाउंट से वो सब काम होता है। कैपिटल अकाउंट में वैसा चीज़ें काम होता है जिसमें सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा होता चाहिए। मतलब बहुत बड़ा रोड बनाना है झारखंड को, इस कोना से उस कोना, मतलब झारखंड के लिए एक गोल्डन कोलेट्रल बनाना है मान लीजिए, तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ रोड बनाने के लिए। तो उसके लिए कहाँ से पैसा निकालेंगे झारखंड सरकार? कैपिटल अकाउंट से, रेवेन्यू अकाउंट से नहीं निकालेगी, कैपिटल अकाउंट से। इस तरह झारखंड सरकार का भी 2 अकाउंट है। और घाटा का भी अगर हम लोग देखेंगे, इसमें घाटा का भी चर्चा है, हम लोग देखेंगे घाटे के भी बहुत तरह के घाटा होता है। घाटा वही है, एक जैसे हमने देखा है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होगा मतलब जितना भी एक आय होगा, आय से ज़्यादा व्यय हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घाटा। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है और हमने 150 रुपया खर्चा कर दिया, हमारे पास कितना 50 रुपया का हमको घाटा लग गया, उसी को राजस्व आय। अगर हमको राजस्व घाटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? राजस्व आय, राजस्व मतलब हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या निकाल सकते हैं? राजस्व घाटा निकाल सकते हैं। उसी तरह कुल आय ना, टोटल आय और टोटल व्यय निकाल के हम लोग टोटल घाटा निकाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इकोनॉमिक्स में है, यही सब चीज़ों को डिटेल में है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा, ये पूरा डाटा है, डाटा आपको याद नहीं होना चाहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट जब इस डाटा को पढ़िएगा, ये जिस तरह का जब आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, कहीं बाहर जाइएगा आपको कहीं मिला हो रहेगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये सब यहाँ पे अलग अलग तरह। उसके बाद एक आता है, हम लोग अभी हमने देखा है, एक घाटा आता है, एक राजस्व घाटा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। एक आता है राजस्व घाटा होता है, उसका आता है राजकोषीय घाटा, मतलब टोटल जितना आय है राज्य का उससे ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उसमें उससे उसका क्या निकाला जाता है? राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। राजकोषीय घाटा के बाद और एक आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा में इसमें इन्फ्लेशन को भी जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए टोटल जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसमें से इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा जाता है, इसमें पुराना इंटरेस्ट रेट को भी जोड़ दिया जाता है। इन्फ्लेशन नहीं, पुराना इंटरेस्ट रेट जोड़ दिया जाता है प्राथमिक घाटा के। मान लीजिए सरकार बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोन के रूप में लेती है, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया लोन के रूप में लेते हैं। लोन का पेमेंट को सरकार को भी करना होता है, तो जब इसमें से लोन का अमाउंट को हटा दिया जाता है, उसका जो बच जाता घाटा है वो सारा घाटा किसके अंदर में जाता है? प्राथमिक घाटा। इस तरह का चीज़ें इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसको हम लोग नहीं देखते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन इसके आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, झारखंड सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा आता है। इसी तरह का आपने डॉक्यूमेंट, अगर आप केंद्र का बजट भी देखते होंगे तो इसमें आप लोग देखते होंगे। तो झारखंड सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? झारखंड सरकार ज़्यादा कर का कलेक्शन नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर का कलेक्शन करती है और उसका बंटवारा हो जाता है सेंट्रल और गवर्नमेंट के बीच में। उसका लगभग 41%, ये हर फाइनेंस कमीशन में अभी 15 फाइनेंस कमीशन के तहत लगभग 41% पैसा किसको मिल जाता है? झारखंड गवर्नमेंट को, टोटल पैसा का। तो वो झारखंड के टोटल पैसा कितना परसेंट है? 29% है। उतना नहीं समझिए आप, बस अभी इतना समझिए, हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा बजट को देख रहे हैं। झारखंड सरकार के पास जो आय का सबसे ज़्यादा स्रोत है वो आय कलेक्ट केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार कलेक्ट करने के बाद उसका हिस्सा राज्य सरकार को दे देती है, और वो राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार का मान लीजिए राज्य सरकार के पास 100 रुपया टोटल पैसा है, उसका 100 रुपया का लगभग कितना पैसा हो जाता है? राज्य सरकार को कितना पैसा मिलता है? 29.02 पैसा उसको केंद्र सरकार से मिलता है राज्य को। मतलब झारखंड को किससे मिलता है? केंद्र से मिलता है। ये वही पैसा है जो केंद्र सरकार ने झारखंड में बजट नहीं, झारखंड में एक टैक्स के रूप में कलेक्ट किया, और ये टैक्स का बंटवारा 2 जगह हो गया। कुछ पैसा केंद्र ने रख लिया, कुछ पैसा राज्य को दे दिया। वही है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स 29.02% है। उसके बाद स्टेट ओन टैक्स, कुछ ऐसे टैक्स है जो झारखंड सरकार खुद लगाती है और कलेक्ट भी खुद करती है। ये केंद्र सरकार लगाती है और कलेक्ट भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन कलेक्ट करने के बाद वापस किसको दे देती है? राज्य सरकार को। स्टेट ओन टैक्स लगभग 26% है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? सेंट्रल से मिलता है। दूसरे नंबर पर ये है, और तीसरे नंबर पर हमारा बोरोविंग आता है। ये बेसिक चीज़, आपको 3 चीज़ याद होना चाहिए। 3 चीज़ आय का क्या क्या स्रोत है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।
पहला है सेंट्रल से जो हम लोग को शेयर स्टेट का टैक्स का शेयर जो मिलता है, उसका स्टेट खुद से जो कलेक्ट करता है 26.51% के लगभग कलेक्ट करता है। उसका बोरोविंग मतलब सरकार उधार लेती है, केंद्र सरकार से भी उधार ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से भी उधार ले सकती है, अलग अलग जगहों से अलग अलग बैंकों से भी उधार ले सकती है। तो लगभग 15.46% उधार लेती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रांटेड एड भी इंपॉर्टेंट है। ग्रांटेड एड मीन्स वैसा पैसा जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है लेकिन बदले में उसको लौटाना नहीं पड़ता है, वो ग्रांटेड एड होता है। जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है पढ़ाई करने के लिए, वो लौटाना नहीं पड़ता ना, लेकिन आप लोन लीजिएगा तो लौटाना पड़ेगा। जैसे बोरोविंग एक तरह का लोन है, लेकिन ग्रांटेड इन एड एक तरह का स्कॉलरशिप है। एक राज्य सरकार को किससे मिलता है? केंद्र सरकार से मिलता है, जो उसको लौटाना नहीं पड़ता है। कितना परसेंट है? 14.12%। क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेट नॉन टैक्स, स्टेट ओन नॉन टैक्स। अभी हमने पढ़ाया था ना, रेवेन्यू रिसीट में दो आता है, एक आता है टैक्स वाला, एक होता है नॉन टैक्स। कुछ चीज़ें होती है जो टैक्स के रूप में कलेक्ट की जाती है, एक स्टेट और नॉन टैक्स के रूप में कलेक्ट की जाती है। ये स्टेट और नॉन टैक्स में कितना आ जाता है? ये हमारा 14.83। और एक आता है रिकवरी एंड लोन का भी कुछ है। कहीं कहीं पर राज्य सरकार खुद भी लोन कहीं कहीं पर देती है कुछ संस्थाओं को, वहाँ से लोन रिकवरी से लगभग बहुत सबसे कम आय का स्रोत राज्य सरकार का यही है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने की संभावना यही है। पहले सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? डायरेक्ट परसेंटेज पूछ सकता है, 29.02% सेंट्रल से मिलता है स्टेट शेयर का टैक्स का। उसका स्टेट खुद लगभग 26.51% कलेक्ट करता है। अब बोरोइंग से हो जाता है हमारा 15.40। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को कहीं से पूछा जा सकता है। ये आपको एकदम समझ में आएगा। इसका कॉन्सेप्ट पीछे का क्या है, ये सबसे कम किससे मिलता है? राज्य सरकार भी कहीं कहीं पर छोटे स्तर पर अपने कैपेबिलिटी के आधार पर अलग अलग जगह पर लोन देती है, वहाँ से उसको बोरोइंग से लगभग 0.06% मिलता है। तो राज्य का इनकम का स्रोत यहाँ पर है। अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया में से यहाँ से इसको इनकम मिलता है। अब हम लोग देख सकते हैं एक्सपेंडिचर। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ करता है और सबसे कम एक्सपेंडिचर कहाँ करता है? चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है राज्य के विकास के काम के लिए, रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज में, ये सब में सबसे ज़्यादा विकास कार्य में इसमें होता है। तो सबसे ज़्यादा है 12.39%, ठीक ना। सबसे ज़्यादा है राज्य के विकास कार्य में। राज्य का विकास कैसे होगा? शिक्षा के थ्रू से होगा। पहला ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद पहला हमने देखा राज्य के विकास के कार्य में कैसे रूरल डेवलपमेंट और पंचायत के थ्रू से विकास करेंगे, कैसे विकास देंगे उसको, शिक्षा का एक ट्रिक जैसा मान के दीजिए 12.18% एक दूसरा नंबर। और तीसरा होगा और इतना विकास कर लिए कि उसको पानी पीना पड़ रहा है, शुद्ध पानी पीना पड़ रहा है। ये हेल्थ और ड्रिंकिंग ये तीसरा नंबर पर आता है। आप ये ऊपर का 3 याद रखिए, उसका कुछ इसको आप उतना याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग देख सकते हैं इसमें से। लोन रिपेमेंट ऑफ लोन, सरकार लोन लेकर के रखती है, उसमें 5.92% जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट, लोन पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट अलग है। लोन है कि कंप्लीटली लोन को पे कर रहा है, इंटरेस्ट है इंटरेस्ट का पर साल पेमेंट कर रहा है, अलग अलग चीज़ें। अर्बन डेवलपमेंट में 2.87%। उसके बाद हमारा आता है पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में 7.87%। वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर में इसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे ये सोशल वेलफेयर वाला पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा चांसेस एग्रीकल्चर वाला पूछा जा सकता है। पेंशन नहीं पूछेगा। एनर्जी में 6.6%, पेंशन में 7.51%, एग्रीकल्चर में 5.6%। सबसे कम खर्च होता है फॉरेस्ट में। टॉप का 3 याद रखिए, सबसे कम याद रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट जो देखने में लग रहा है, जैसे ये वेलफेयर वाला और एग्रीकल्चर वाला 5.56% और वेलफेयर में 8.7%। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितना परसेंट पैसा खर्चा होता है बजट का टोटल बजट का इतना परसेंट इसमें खर्चा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हमने दोनों देख लिया, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ को पैसा जा रहा है, किस में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। हमने देखा रूरल डेवलपमेंट में, उसका एजुकेशन लेकर के पानी पी रहा है। आप इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं। सॉरी, इसमें हमारा 1 नंबर पर ये आ जाएगा। हमने ये बोल दी, ये एजुकेशन लेकर के रूरल डेवलपमेंट करना है, ये हम लोग उल्टा होगा, ये ट्रिक हमारा उल्टा हो गया है। सॉरी, एजुकेशन लेकर के रूरल डेवलपमेंट करना है और इतना डेवलपमेंट कर लिया कि अब उसको पानी पीना पड़ रहा है। 12.80, 12.30, 12.39 मतलब 12.40 के आसपास, इसको आप याद रखें। उसका आ जाता है, ये हमारा आ जाता 3rd नंबर पर हेल्थ और ड्रिंकिंग 9.80। ये टॉप 3 याद रखिएगा। सबसे कम किसमें आता है? फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट में 1%। ये सब सोशल वेलफेयर वाला भी याद रख सकते हैं, एग्रीकल्चर वाला भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसी का हमारा दोनों इम्पोर्टेंट था। इसका इसी का पाई चार्ट में यहाँ दिया हुआ है। हमने देखा सेंट्रल टैक्सेस, जो सेंट्रल से टैक्स के रूप में 2018 में
कलर कोड में यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये कलर इसके लिए सेंट्रल टैक्सेस के लिए है, ये रेड कलर किसके लिए, स्टेट ओन टैक्स के लिए। सेंट्रल जो टैक्स कलेक्ट करता है राज्य को दे देता है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ओन टैक्स। वो टैक्स जो राज्य सरकार खुद लगाते हैं और कलेक्ट भी खुद करते हैं, ये केंद्र सरकार लगाती है, कलेक्ट भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन कलेक्ट करने के बाद वापस उसका हिस्सा राज्य को दे देती है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। उसका नॉन टैक्स हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में देखा था, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो भी चीज़ें आती हैं ये इसको ग्रीन कलर से दिखाया गया है। और ग्रांट इन एड वैसा चीज़ को हम लोग इसमें हमने बताया था स्कॉलरशिप, वैसा पैसा जो केंद्र से भी मिल सकता है, जो और कहीं कोई भी सोर्स से मिल रहा है ग्रांट इन एड के रूप में, जो उसको लौटाना नहीं पड़ेगा। सालों साल अलग अलग हुआ है, हर साल ये बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग देखे जाए तो हम लोग को 2023 और 24 में ही डाटा याद करने का जरूरत नहीं है, बस आप इसके कॉन्सेप्ट को, इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वहाँ से कहाँ से पैसा आ रहा है, इसको हम लोग इसी की चर्चा। रेवेन्यू हम लोग अभी हमने देखा था ना, राजस्व, रेवेन्यू मीन्स ही होता है राजस्व, राजस्व आय की चर्चा इसमें की गई है। अलग अलग सालों में क्या क्या पाए चार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पर दिखाया, हर साल ये बढ़ता आ रहा है, इसी को दिखाया गया। ये कितना बढ़ रहा है ये देखने का जरूरत नहीं है, हम लोग डाटा को हम लोग अलग से याद करेंगे, इसमें आप इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। उसका जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद एक्सपेंडिचर हो जाता है, मतलब कितना व्यय है, कहाँ से पैसा आया इसका व्यय यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें भी दो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू मीन्स जो होता है जो लोग डेली ये कामकाज के लिए सरकार को, जैसे किसी को कहीं ऐड देना है, कहीं पर रेगुलर ऑफिस का काम करना है, कहीं पर गाड़ी खरीदना है सरकार को, किसी को पेंशन देना है, और मान लीजिए मंथली पैसा देना, ये सब किस में हो जाएगा, रेवेन्यू से आ जाएगा। मतलब डेली के लिए जो छोटे मोटे काम जितने चलेंगे उससे, कहीं अगर बहुत बड़ा काम करना हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से होगा। तो दोनों मिलाकर के ये टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलाकर के टोटल एक्सपेंडिचर इसके अंदर में आ जाएगा। इसी को पाई चार्ट में दिखाया गया, इसको भी याद करने का हमको जरूरत नहीं है, साल 2 साल ये बढ़ रहा है। वही चीज इसमें दर्शाया गया है, साल 2 साल ये बढ़ रहा है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये साल 2 साल बढ़ रहा है, इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ग्लांस में इतना ही था, आपके इसके पीछे कॉन्सेप्ट का फर्स्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद और भी हम लोग डिटेल में जाएंगे। एक बजट का एक आउटलाइन ही था, और इसके पीछे का थोड़ा थोड़ा आपको टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपना फीडबैक जरूर से जरूर दें। अब बजट का हम लोग कंप्लीट डिटेल लेकर के आएंगे और उसमें हम लोग पूरा बजट को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।